नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश में नवीन सृजित हुए वन दरोगा पद के एग्जाम की तैयारी के लिए हमारा पेड ग्रुप यहाँ पर शुरू हुआ है। विषयगत ज्ञान का जो 100 प्रश्नों का पेपर होगा उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इस पेड ग्रुप में कराने वाला है। 26 बिंदुओं की पूरी तैयारी हम लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस के कंटेंट में कराएंगे और मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देकर आपको इस पूरी विषय वस्तु की प्रैक्टिस भी करा दी जाएगी। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और चाहें तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट कराए जाएंगे और पेड क्विज में क्वेश्चंस करा करके इन पूरे 26 बिंदुओं की तैयारी करा दी जाएगी। जो लोग हमारा पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन करने वाले हैं आप भी पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें सिलेबस ब्रेकडाउन हम करेंगे। सिलेबस ब्रेकडाउन बहुत जरूरी है, अभी तक किसी ने नहीं किया है। कुछ लोगों ने इसको पढ़ के बता दिया और इसको सिलेबस ब्रेकडाउन कर दिया है। सिलेबस ब्रेकडाउन का आशय है इसमें आपको ये समझना जरूरी है किस बिंदु पर कितना कंटेंट होगा, किसको कम ध्यान देना है, किसको ज्यादा ध्यान देना है। और हर जो ये यहाँ पर पॉइंट है वो एक जैसा नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट है जो आधे पेज में आपको तैयार करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पर आपको विस्तार देना है और हर पॉइंट का अपना अपना महत्व है। सभी को यहाँ पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। वन दरोगा के इस सिलेबस की तैयारी करने से पहले आपको महत्वपूर्ण बातें समझ लेना जरूरी है। कुछ लोग जो इसको सिलेबस को पुराने के हिसाब से तैयार कर रहे थे, आपका उसमें कोई फायदा नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, सभी सेम लेवल पर हैं। अपने आप को जो है ठगा हुआ महसूस करने की आवश्यकता नहीं है कि इतने दिन से मैंने हिंदी जीएस तैयार की और सिलेबस में ये आ गया, मैं कैसे पढ़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं, सभी के साथ ऐसा है क्योंकि ये विषय वस्तु वाला पेपर है। मतलब ये जो है विषय ज्ञान का पेपर है। इसमें जो है सामान्य नहीं पूछा गया है कुछ भी कि सामान्य हिंदी हो गया, सामान्य जो है बुद्धि परीक्षण हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, ये सब नहीं पूछा गया है। यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा है, विषयगत ज्ञान लिखा हुआ। तो विषयगत ज्ञान यहाँ पर देना था यूपी SSS को। वन दरोगा संबंधित जो जॉब प्रोफाइल है उसी के संबंध में जो भी चीज़ें पता होनी चाहिए एक फॉरेस्टर को, फॉरेस्ट में जाने से पहले फॉरेस्ट के बारे में, इंडियन फॉरेस्ट के बारे में और फॉरेस्ट एज अ होल, इन सभी की जो बारीक जानकारियाँ होनी जरूरी है, वही यूपी SSS यहाँ पर आपसे इस 100 अंकों वाले पेपर में जानना चाह रहा है। तो हिंदी जीएस, बुद्धि परीक्षण आदि की तैयारी आपको अन्य कहीं काम आ जाएगी, इसमें नहीं काम आने वाली है। इसमें 26 बिंदुओं की तैयारी करनी होगी। विषयगत ज्ञान यहाँ पर अर्जित करना होगा, वो भी बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में, ठीक है। आप सुन रहे होंगे एग्जाम डेट बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है और पेड ग्रुप के जो भी मेंबर है बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम जब भी होगा उससे इनफ टाइम पहले आपको सारा कंटेंट अवेलेबल करा दी जाएगा और ये भी आपको आश्वस्त कर दिया जाए कि इन 26 पॉइंट का कंटेंट जो है 200-220 पेजेस से आगे का नहीं होगा। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में हम भी करा रहे हैं। पूरी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम लगी हुई है। जब से नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ था जनवरी लास्ट में, तब से हमने लगातार यहाँ पे मंत्रणा की है, मंथन किया कि किस तरीके से लिमिटेड नंबर ऑफ कंटेंट दे करके, क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड आपके पास, तैयार करने का बहुत कम समय मिलेगा, तो लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में और लिमिटेड नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में किस तरीके से आप ऐसी तैयारी कर पाएं कि इस विषयगत ज्ञान की परीक्षा में मैक्सिमम अंक अर्जित कर पाएं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है तो इस वजह से प्रैक्टिस का भी यहाँ पर महत्व रहने वाला है। तो सिलेबस यहाँ पर सीमित जरूर है। अभी हम सिलेबस ब्रेकडाउन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सिलेबस सीमित है, बहुत अधिक नहीं है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी बहुत अधिक हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हो जाते हैं और इतने सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, इतनी सारी परीक्षाएं हो चुकी हैं उस सामान्य को लेकर कि वो सामान्य बचा ही नहीं है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं कि नई नई चीज़ें जो है सामान्य ज्ञान में, सामान्य हिंदी में आपको देखने को मिलती है। जो है अलग अलग एजेंसीज एग्जाम में क्वेश्चन बनाती हैं उससे। लेकिन ये सिलेबस पहली बार आया है तो जब भी सिलेबस पहली बार आता है तो उतना जो है नहीं पूछा जाता, उतना डीप में नहीं पूछा जाता है। एक कह सकते हैं एक आपदा में अवसर लेके आता है, ठीक है। मतलब ये है कि जो ये 26 पॉइंट का सिलेबस है बहुत लंबा इसका पेपर नहीं बनने वाला है। अभी सब सिलेबस डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सिलेबस जब एकदम नया आता है तो पेपर उसी हिसाब से रहता है कि उसमें जो फैक्ट होते हैं ऊपर ऊपर के वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब ये सिलेबस पुराना होगा, मतलब कई पेपर इसके बन जाएंगे, तब परीक्षा और कठिन होती जाती है, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर बहुत सटीक तैयारी करने की आवश्यकता है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी में हम इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं, इतने एग्जाम्स दे चुके हैं इन सब्जेक्ट से एसोसिएटेड कि वहाँ पे तैयारी थोड़ा कठिन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इतने पॉइंट है, बस इन्हीं की तैयारी करना है। तो एक तरीके से आपका ये मतलब एक तरीके से इसकी अच्छाई भी है और एक तरीके से कठिनाई भी है।
ठीक है। पाठ्यक्रम की तैयारी के साथ साथ विषय वस्तु का तथ्यपरक अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि चाहे जो सिलेबस आ जाए आपको नहीं भूलना है कि एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है और ज्यादातर परीक्षाएं तथ्यपरक होती हैं। लेखपाल में कितना कुछ उन्होंने सिलेबस में लिख के दिया था, लेकिन पूछा क्या, सिर्फ स्कीम्स पूछी थी, ठीक है। इतनी सारी चीजें यहाँ पे लिख के दी लेखपाल में, लेकिन पूछा क्या, सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम। उस सारे मतलब सिलेबस से ही एसोसिएटेड गवर्नमेंट स्कीम थी, कुछ बाहर से नहीं था, लेकिन स्कीम्स पर फोकस किया गया, मतलब फैक्ट पे फोकस किया गया। तो यहाँ पर भी जितने बिंदु लिखे हुए हैं उनसे संबंधित फैक्ट आपको तैयार करने पड़ेंगे। हमारा कंटेंट आपको तैयार कराने में हेल्प करेगा, और मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब टेस्ट सीरीज के ये आपके 1000 क्वेश्चंस हो गए, और जो पेड क्विज में हम 1500 क्वेश्चंस कराने वाले हैं वो बहुत स्पेसिफिक होंगे, और वो क्वेश्चंस होंगे जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। अभी यहाँ पर कोई भी ब्लाइंडर आप नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करने जाता है तो गेंद को देखता है, गेंदबाज की शक्ल देख करके अगर आंख बंद करके शॉट खेलते तो क्या होता है आपको पता है, क्रिकेट लवर्स जानते होंगे, वो क्लीन बोल्ड हो जाता है बल्लेबाज, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी गेस गेम नहीं चलने वाला है, कोई भी यहाँ पर अवधारणाओं पर या फिर जो है पूर्व धारणाओं पर बातें या निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। जो भी 26 बिंदु हैं उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, हर बिंदु को उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या तैयार करने योग्य है, मतलब बहुत सटीक तैयारी की जरूरत है। जिस बिंदु को आधे पेज में तैयार करना है उसको आधे पेज में तैयार करना पड़ेगा, जिस बिंदु को जो है 30-40 पेज देना है उसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई यहाँ पे भान नहीं है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो है किस लेवल तक जा सकता है यूपी ट्रिपल एससी। मैचिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे कि जो है टफ क्वेश्चंस आएंगे कि जो है वन लाइनर टाइप आएंगे, अभी ये कुछ नहीं पता चलेगा। आपको बस तैयारी पे फोकस करना है, कतई भी प्रेडिक्शन गेम नहीं खेल रहे हैं, और तैयारी पर ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप यहाँ पे आपसे अगले जो है 30-40 दिन में फोकस करने वाला है। किसी भी तरीके से इस वन दरोगा के पेपर को किसी अदर स्टेट के वन दरोगा के पेपर से और या उससे कंपेयर करने की भूल नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस अलग अलग होता है। तो आइए अब आ जाते हैं सिलेबस डिस्कशन पर। यहाँ से बहुत ध्यान से सभी लोग वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। सिलेबस डिस्कशन बनाने के लिए पूरी टीम ने 3-4 दिन का समय लिया है, और तब जाकर के हम इस पर आ पा रहे हैं। बाकी कई सारे लोगों ने सिलेबस अनाउंस होने के आधे घंटे बाद डिस्कशन कर दिया है, वो आपके काम का नहीं होगा, ठीक है। पाठ्यक्रम में एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे पहला है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इसके बारे में जीएस में भी आपने सुना होगा, ये जब आती है तो हमको पता करना रहता है कि ये कौन से नंबर की है, क्या इसकी योजना चल रही है। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जो लेटेस्ट 3rd वाली चल रही है, 2017 से 2031 तक का जो टारगेट है उसके बारे में तो फोकस करना ही। लेकिन राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय कार्य कार्य योजना, राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी सबसे पहले वो देखना है। ऐसे ही फिर राष्ट्रीय वन नीति है, पहला पॉइंट, मैंने दूसरा पढ़ दिया था। सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति जो है लेटेस्ट वाली कब आई थी, उससे पहले कितनी वन नीति आ चुकी हैं, जो लेटेस्ट वन नीति आई उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, किन बातों पे ज़्यादा फोकस किया गया है, कौन सा नया शब्द इंट्रोड्यूस किया गया है वन नीति में, ठीक है, कौन सी कमेटी बनी थी जिसने इसको ड्राफ्ट किया, ये सब चीज़ें जो है पूछी जाएंगी इसमें। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना मैंने बता दिया कि जो 3री वाली आई है 2017 से 31 वाली, उस पर भी फोकस करना, और उससे पहले जो आई थी उसको भी हमको देखना है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार में फैक्चुअल सवाल तो होंगे ही, हम जीएस में भी तैयार करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान कौन घोषित करता है, कौन अधिसूचित करता है, राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है, किस अधिनियम के तहत करती है, किस धारा के तहत करती है, जो है कोर जोन क्या होता है, बफर जोन क्या होता है, एरिया को लेकर क्या लिमिटेशंस है, और बाकी कुछ फैक्चुअल डेटा की सबसे छोटा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे कम एरिया वाला कौन सा है। उत्तर प्रदेश के संबंध में यहाँ पर पक्षी विहारों को भी हमको देखना पड़ेगा। राष्ट्रीय वन नीति हो गई, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना हो गई, और फिर ये आपका आरक्षित वन और संरक्षित वन हो गए। ये जो है किस एक्ट में इनको सबसे पहले डिफाइन किया गया था, और कैसे इनको कौन सी बॉडी घोषित करती है, क्या कुछ एरिया की लिमिटेशन है या सिंपल डेफिनेशन है, इसको देखना हमको पड़ेगा। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जो है कौन घोषित करता है, क्या इसकी सीमांकन होता है, किस धारा के तहत, किस अधिनियम के तहत ये होता है, ये सब चीज़ें देखना है। हाथी और टाइगर रिजर्व के बारे में इसमें फैक्चुअल डेटा अगेन रहेगा कि कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने हाथी रिजर्व है, नवीनतम कौन सा घोषित हुआ है। इकोसिस्टम, इकोटोन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी संतुलन, ये हम पढ़ते हैं। जो लोग यूपीपीएससी वगैरह के एग्जाम देते हैं आपको पता होगा कि उसमें भी इनका महत्व रहता है इन सारे टॉपिक्स का। इकोसिस्टम, इकोटोन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी संतुलन है, तो इसमें और भी सब टॉपिक्स इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर इकोसिस्टम के अंदर जैसे जो है इकोलॉजी शब्द भी है यहाँ पर, इकोलॉजिकल भी है और इकोसिस्टम भी है, तो इससे संबंधित जो तथ्य होते हैं जैसे पिरामिड वगैरह होते हैं, जैसे कि आपके निश जो टॉपिक होता है बहुत ज़रूरी होता है, निश यानी कि निकेत, तो ये सब टॉपिक्स भी कवर करना पड़ेगा। और जो है प्रोडक्टिविटी और कुछ हद तक बायोडाइवर्सिटी भी हमको यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सिलेबस नीचे की ओर जा रहा है, यहाँ पर जो टॉपिक है उनकी गूढ़ता गंभीरता बढ़ती जा रही है। जैसे सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति है, सिंपल प्लेन, आपको जितनी वन नीति आई उसके बारे में पढ़ लेना है, आसान बात है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे यहाँ पर टॉपिक्स की कठिनाई और उनका विस्तार बढ़ता जाएगा, अभी आप देखेंगे खुद ही।
वन संरक्षण अधिनियम दे दिया है यहाँ पर, भारतीय वन अधिनियम दे दिया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम दे दिया है 1972 वाला आया था। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 का हमको मतलब इसकी कुछ विशेष धाराओं का अध्ययन करना जरूरी है और इसमें जो डेफिनेशंस वगैरह बताई गई उनको देखना है। पूरी धारा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर पूरी धारा पढ़ना होता तो यहाँ पर वर्ष के साथ जरूर यहाँ पे मेंशन करते। तो सभी अधिनियमों की पूरी धाराओं का अध्ययन नहीं करना है ऐसा कुछ, लेकिन आज के संदर्भ में जो जरूरी बातें वो देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जलवायु परिवर्तन है, जलवायु संरक्षण है और सीओपी। अब जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण है, सिर्फ इनकी डेफिनेशन से नहीं काम चलेगा, इनसे सारे फैक्ट निकालने पड़ेंगे। जलवायु परिवर्तन की अवधारणा किस जो है सम्मेलन से आई थी, कौन सी बॉडी जो है भारत में इससे संबंधित है, इसके संबंध में उपबंध बनाती है। जलवायु परिवर्तन के लिए भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं। COP 27 स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, तो COP 27 में वैश्विक संदर्भ में जो जरूरी है वो तो है ही, साथ ही साथ भारत का जो पंचामृत कार्यक्रम है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो भारत ने 5 प्लेज ली थी वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। पंचामृत कार्यक्रम में हमारा टारगेट कब तक का है नेट जीरो का 2070 है, जैसे 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी क्रिएट करने का टारगेट 2030 है। तो ये सब फैक्ट हम देंगे आपको, ठीक है। फिर कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से आती है, तो क्योटो प्रोटोकॉल भी पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। सिर्फ ऐसा नहीं कि कार्बन क्रेडिट दे देंगे एक लाइन में, ऐसा नहीं है इसमें। मृदा और आर्द्रता संरक्षण, अब इससे संबंध में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मृदा आर्द्रता संरक्षण जितना एनसीईआरटी में दिया है मेरे हिसाब से नहीं उतना सफिशिएंट है। जो मृदा और आर्द्रता संरक्षण डिफाइन करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनका कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। वनीकरण और कृषि वानिकी है, वनीकरण में वनीकरण संबंधित योजनाएं ही आएंगी ज़्यादातर, जो ऑलरेडी हम ऊपर कवर कर चुके हैं राष्ट्रीय वन नीति में। और जो है इधर ये जब हम लोग ये अधिनियम वगैरह पढ़ेंगे तो वनीकरण के बारे में काफ़ी चीज़ें आप ऑलरेडी जान चुके होंगे। मेनली यहाँ पर क्या है, कृषि वानिकी है। तो कृषि वानिकी क्या है, वैश्विक स्तर पे क्या है इसकी डेफिनेशन है। भारत में कृषि वानिकी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, स्कोप इसका क्या क्या है। उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकी के लिए कौन कौन से प्रजातियों को यहाँ पे जो है यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी यहाँ पे कह सकते हैं प्रणालियाँ प्रचलित हैं, इन सब के बारे में बात करना पड़ेगा। वन बंदोबस्त के बारे में हमको देखना पड़ेगा। वन बंदोबस्त वैश्विक संदर्भ मतलब भारत के संदर्भ में खासकर, और जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर कोई योजना है तो, ठीक। वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण, ये बहुत छोटा सा आपको देखने को मिलेगा क्योंकि कुछ विशेष उपबंध नहीं है, ना भारत लेवल पर ना ही उत्तर प्रदेश के लेवल पर। परिवेश पोर्टल में इसके बारे में जानकारी दी हुई है, उनसे जो है नोट्स आपको बना करके दिए जाएंगे जो जरूरी होंगे। वन आपदा की चुनौतियां और रोकथाम, इसमें भी वन आपदा में मेनली जो है फॉरेस्ट फायर है और एक लैंड डिग्रेडेशन है, एंड फिर आपका जो है डिफॉरेस्टेशन है, पोल्यूशन तो है ही। बस इन्हीं मुद्दों पे चर्चा होगी और सरकार ने क्या इसके लिए उपबंध किए हैं ये आपको देखने हैं। ये छोटा टॉपिक है। वन उपज ये एक बड़ा टॉपिक है, देखने में बड़ा छोटा लग रहा है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सिर्फ डिफाइन नहीं कर सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में डेफिनेशन में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो देखना है। जैसे बैम्बू को जो है अब जो है इसके कैटेगरी से हटा दिया गया है, मतलब बैम्बू का कॉमर्शियल यूज़ करने के लिए सरकार ने 2018 में बैम्बू को जो है वन उपज की डेफिनेशन से हटाया था, या फिर कह सकते हैं संशोधन किया था। वन उपज में ट्री की डेफिनेशन से हटाया था बैम्बू को, ठीक है। ये सब जो है फैक्ट आपको पता होना चाहिए। वन प्रमाणन में बहुत छोटा टॉपिक आधे पेज का, वन प्रमाणन बहुत नहीं पढ़ना है क्योंकि वन प्रमाणन में भारत में जो है विशेष डेवलपमेंट हुआ था 2019 में, क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी बहुत बड़ा इसमें नहीं टॉपिक है। इसमें सिर्फ 2 ही 3 बॉडीज़ हैं, वो भी नॉन गवर्नमेंटल है, जो कि वन प्रमाणन पर काम करती हैं। उनमें से एक बॉडी ने जो है भारत के टूल को रिकॉग्नाइज कर दिया है, भारत स्टैंडर्ड अब लागू हो गए हैं वन प्रमाणन पर। उसके बारे में डिटेलिंग हमने दे दी है, वो आधे पेज 1 पेज की डिटेलिंग है, उतना ही सफिशिएंट है। मानव वन्यजीव संघर्ष, ये बड़ा इवॉल्विंग टॉपिक है, इससे जरूर क्वेश्चन जो है 3-4 पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो इसको हम देंगे आपको लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट या रिपोर्ट्स जो आई इसके बारे में। और मानव वन्यजीव संघर्ष के लिए कौन कौन जिम्मेदार है और कैसे इसको रोक सकते हैं, सब उसमें डिस्कस किया जाएगा। ये थोड़ा सा जो है थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें जो है ज़्यादा कंटेंट होगा थोड़ा सा। वन दरोगा के अधिकार कर्तव्य आपको एंड में दिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि वन दरोगा का पद ही सृजित किया गया 1 साल पहले, और कोई अभी वन दरोगा की मैनुअल बनी ही नहीं है। ये मैनुअल तब बनेगी जब ये वाली भर्ती पूरी होगी। तो वन दरोगा का अधिकार और कर्तव्य जो है, जहाँ तक हमको उत्तराखंड से ही यहाँ पर रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड में ये पोस्ट जो है लंबे समय से है और वहीं पर डिफाइंड है काफ़ी कि क्या अधिकार या कर्तव्य होते हैं। और अविभाजित उत्तर प्रदेश में जो है किस तरीके से वन दरोगा यानी फॉरेस्टर के काम होते थे, क्या उनका एरिया होता था, क्या उनकी ड्यूटी लगती थी, ये सब हम देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 19 सबसे लास्ट में दिया जाएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इसमें हम अच्छी खासी रिसर्च कर लेंगे।
हर स्टेट में वन दरोगा का क्या यहाँ पे महत्व होता है, और उत्तराखंड में बेसिकली क्या रोल होता था वन दरोगा यानी फॉरेस्टर का, तो उसके हिसाब से फिर आपको कंटेंट दिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वन दरोगा कर्तव्य और अधिकार नहीं यहाँ पे डिफाइंड है, और ऐसा हो भी नहीं सकता था क्योंकि अभी सिर्फ नियमावली बनी है और परीक्षा होनी है। अभी कोई वन दरोगा उत्तर प्रदेश में नियुक्त नहीं हुए हैं। वृक्षारोपण कार्य योजनाएं जो है ये भी आपको 2 से 3 पेज का टॉपिक है। एक्चुअली ये 5-6 पेज का टॉपिक है। इसमें वृक्षारोपण कार्य योजना में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन कौन जो है वृक्षारोपण कार्य योजना बनाता है। पहला प्लान एक होता है प्रिलिमिनरी प्लान होता है, फिर सेकेंडरी प्लान होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं वहाँ के वन के बारे में, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। कई सारा फैक्चुअल डेटा इसमें निकल के आएगा। वन पर्यावरण उसके लाभ जो है इसमें बेसिकली वन अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है, फॉरेस्ट इकोनॉमी से संबंधित है। इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा खासा फैक्चुअल अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे कि वन पर्यावरण में कौन कौन से पौधे, जड़ें, जड़ी बूटियाँ हमारे लिए काम की हैं और कैसे उनका यूज़ किया जाता है। वन और वन्यजीव संरक्षण, अब देख रहे हैं कि सब चीज़ें रिपीट होना शुरू हो गई हैं। वन और वन्यजीव संरक्षण आधे से ज़्यादा आप इसी में समझ जाएंगे। इसमें 8 वाले में वन संरक्षण अधिनियम है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, तो काफ़ी कुछ जो है उसी में समझ में आ जाएगा। वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए बेसिकली यहाँ पर क्या तैयार करना है, योजनाएं या इनिशिएटिव्स, मतलब योजनाएं या जो कार्यक्रम लागू किए जाते हैं कई बार राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा, उनको बेसिकली यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ये जो है ज़्यादा आती नहीं है ऐसी योजनाएं, तो ये छोटा टॉपिक है। तो वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक तो हो गई इसमें योजनाएं हो गई, एक कार्यक्रम हो गई, और कुछ हमको यहाँ पर निकाय के बारे में देखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, और जो है भारत के लेवल पर कौन कौन से ऐसे निकाय हैं। जैसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, तो कैसे बनता है, किस एक्ट से बना था, उसमें क्या अध्यक्ष वगैरह होते हैं, उनका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, और कौन कौन से वन या वन्यजीव संरक्षण के लिए या फिर इन पर शोध करने के लिए कौन कौन से निकाय काम कर रहे हैं भारत में या उत्तर प्रदेश में, उनकी सूची आपको देखनी पड़ेगी। वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून नीतियां, मैंने फिर से बताया कि अभी तो टॉपिक एक तरीके से एक ही में आप मान लीजिए, इसको 22-23 को एक साथ भी पढ़ सकते हैं। वन एवं वन्यजीव संरक्षण, वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून और नीतियों के साथ यहाँ पे योजनाएं भी शामिल कर लीजिए, कार्यक्रम भी शामिल कर लीजिए, और संगठन संस्थान भी नहीं लिखा है लेकिन इसको शामिल कर लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, वही मैंने कहा कि अब जैसे ये टॉपिक रिपीटेड है, 21 और 24 यहाँ पे पेयर में यहाँ पे पढ़िए, 21 और 24 को जोड़े में पढ़िए। वन पर्यावरण उसके लाभ, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, इसमें फैक्चुअल डेटा आपको करना पड़ेगा। कौन कौन से ऐसे वन में जो वन के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे पौधे हों या फिर जो है जड़ें हों, जड़ी बूटियाँ हों, या बड़े बड़े पेड़ हों, उनसे संबंधित जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था में काम में आते हैं। ठीक है, वन पारिस्थितिकी में ये बड़ा टॉपिक है, क्योंकि वन पारिस्थितिकी में सिर्फ वन पारिस्थितिकी पर नहीं फोकस करना है, ओवरऑल जो है पारिस्थितिकी और उसके कंपोनेंट हमको पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि जो इकोलॉजी है उसके सारे कंपोनेंट्स और फैक्टर्स को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसी में फॉरेस्ट इकोलॉजी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट इकोलॉजी कोई अलग से नहीं लाई जा सकता है, हमको जो है जो टोटल इकोलॉजी है उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और फॉरेस्ट से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करके पढ़ना पड़ेगा। भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि भारतीय कृषि प्रणाली में कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसमें जो है पूरा हमको फसल तंत्र यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से पेस्टिसाइड होते हैं, कौन कौन से उर्वरक होते हैं, कौन कौन सी जो है प्रजातियाँ होती हैं। जैसे कृषि प्रणाली है तो कृषि में कई प्रकार की कृषि ही होती है, उससे संबंधित फैक्ट होते हैं। कई प्रकार की कृषि में फिर स्थानांतरित कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि कई राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। ये सब लिस्ट वगैरह हमको तैयार करना पड़ेगा। एक यहाँ पे मिस्टेक हुई है कमीशन से, यहाँ पे क्रॉप सर्कल नहीं यहाँ पे टर्म देना था, यहाँ पे या तो क्रॉप रोटेशन देते, ठीक है, या तो क्रॉप साइकिल देते। क्रॉप रोटेशन कोई, क्रॉप सर्कल कोई टर्म नहीं है ना, क्रॉप सर्कल आपको नहीं तैयार करना है। इंग्लिश मीडियम वाले समझिए, आपको फसल चक्रण यानी कि क्रॉप रोटेशन ही तैयार करना है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन मिस्टेक कई बार होती रहती है कमीशन से। तो ओवरऑल यहाँ पे ऊपर से नीचे तक पढ़ने पर आपका समझे कि जैसे जैसे पॉइंट्स में हम नीचे जाते जा रहे हैं, कठिनाई का स्तर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो सबसे आखिरी में आपको ये वाला पॉइंट हम देंगे सिलेबस में, वन दरोगा के अधिकार कर्तव्य, क्योंकि इसमें उत्तराखंड से संबंधित आपको डेटा देना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब पोस्ट ही पहली बार क्रिएट हो रही है तो कोई ऐसी मैनुअल नहीं है वन दरोगा की जिससे ये क्लियर किया जा सके कि क्या इनके कर्तव्य होते हैं। बाकी मैं आपको विश्वास दिला दूं, जो लोग हमारे पेड ग्रुप में, आपको अलग से कोई इंडिविजुअल रिसर्च नहीं करना है। जो जो आपको टॉपिक के नोट्स यहाँ पे दिए जाएंगे, जितने जितने दिए जाएंगे, जितना विस्तार जरूरी है
वहाँ पे विस्तार किया जाएगा, जहाँ पर आपको संकुचित रूप से केवल तथ्यपरक जानकारी दी जाएगी कुछ पेजेस में, वो आपको वहाँ पे वैसे ही आत्मसात करने की कोशिश करनी जैसा दिया जाए। मैं फिर से आपको बता दूं पेड ग्रुप मेंबर्स को कि आपको कुछ सेल्फ रिसर्च यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जो आपको नोट्स यहाँ पे दिए जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वैसे ही टाइम बहुत कम है, जो आपको नोट्स दिए जाएंगे वो आपको पढ़ते जाना है। डिस्कशन ग्रुप दिया गया है, डिस्कशन ग्रुप में आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई बात आपको नहीं समझ में आती, कोई डेफिनेशन नहीं समझ में आती, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर विषयगत ज्ञान जरूरी है, लेकिन UPSSC यहाँ पर कोई ACF मेंस जैसा पेपर नहीं लेगा, इससे आश्वस्त रहिए। यहाँ पर इन सभी जो विषयगत बिंदु दिए गए हैं इनसे तथ्यपरक जानकारी ही पूछे जाने की संभावना है, जैसे UPSSC में होती है। उसकी हम पूरी तैयारी आपको कराएंगे। ये 26 पॉइंट्स के जो टॉपिक्स हैं, मैंने आपको बताया कि 200 से 220 पेजेस में एक लैंग्वेज में जो है उसको फिनिश करने का प्रयास की जाएगा। जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं आपको पॉइंट वाइज नोट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। हर 2 दिन में एक पॉइंट का नोट आपको मिलता रहेगा, यानी इन 26 टॉपिक्स को हम 52 दिन में खत्म कर देंगे। बस यहाँ पर अब टाइप नहीं करिएगा, अब सुन लीजिए पहले पूरी बात। अगर एग्जाम डेट आ जाती है इससे पहले तो क्या, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम के बाद तक हम देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आश्वस्त रहिए। एग्जाम डेट अगर आ जाती है तो इस 52 दिन के सिलेबस को पहले कंप्लीट करेंगे और जैसा एग्जाम की डिमांड होगी वैसा किया जाएगा। मतलब हर हाल में आपको इनफ टाइम पर कंटेंट दे दिया जाएगा। अगर एग्जाम बहुत जल्दी होता है तो आपको कंटेंट भी जल्दी दे दिया जाएगा, फिर आपको सारे पॉइंट्स एक एक करके बल्क में मिलने लगेंगे। मतलब 5 पॉइंट आपको एक दिन में एक साथ मिल जाएंगे, फिर अगले 5 पॉइंट मिल जाएंगे। इस तरीके से तुरंत ही आपको सिलेबस जो है करा दिया जाएगा और MCQ भी जल्दी से अपलोड आपके करवा दी जाएंगे। लेकिन MCQ में ध्यान रखिएगा कि आखिरी MCQ जो अपलोड होगा वो एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तक अपलोड होगा इसमें, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपको एग्जाम के कम से कम जो है 4-5 दिन पहले पूरी 10 कंप्लीट करा दी जाएंगी, जो भी एग्जाम डेट हो। अदरवाइज ये हमारा टाइम प्लान है, और अगर इन टाइम प्लान से पहले इस डेट्स को देकर घबरा मत जाइएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर इन डेट से पहले पेपर अनाउंस हो जाता है तो ये सारे टेस्ट आपके पेड ग्रुप में पहले कंडक्ट करा दिए जाएंगे। सारी डेट्स यहाँ पर जो लिखी हुई वो टेंटेटिव है, यानी कि स्थिति जन्य है, और जो भी यहाँ पे सिनेरियो होगा हमारे सामने, अगर एग्जाम डेट पहले होती है तो एग्जाम डेट उसी हिसाब से यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा और आपको इनफ टाइम पहले ये सब दे दिया जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम अपने कमिटमेंट के लिए जानी जाती है। कमिटमेंट जो किया जाता है उसको पूरा करने के लिए हर टीम का, मतलब हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम का हर मेंबर अपनी जान लगा देता है। ये किसी को जो है बतलाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी एग्जाम होगा उससे पहले आपको कंटेंट मिल जाएगा। अभी के लिए हमारा टाइम प्लान ये है। परीक्षा योजना आ चुकी है, अब आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। जब कट ऑफ अनाउंस होगा या फिर जब एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी क्लियर कट कंफर्म, तो उससे पहले ही आपको सारा कंटेंट दे दिया जाएगा समय पर। ये पढ़ने वाला कंटेंट तो दे दिया जाएगा, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी हम जल्द से जल्द आपकी फिनिश करने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि लिमिटेड टाइम है आपको और तैयार करने हैं 26 बिंदु, और बहुत सटीक यहाँ पर तैयारी की आवश्यकता है। इस वजह से जैसे ही आप पेड ग्रुप में जो लोग आ चुके हैं, बिना किसी लाग लपेट बातचीत डिस्कशन के तुरंत जो दिया जा रहा है ग्रुप में, उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। वही सबसे लाभकारी होगा आपके लिए इस समय। अब मेंबर्स के कोई भी डाउट है आप डिस्कशन ग्रुप में पूछना शुरू कर सकते हैं। वन दरोगा के सिलेबस से संबंधित कोई भी डाउट आपका तुरंत सॉल्व किया जाएगा, लेकिन बार बार ये डाउट नहीं डालिएगा उसमें कि कंटेंट कब पूरा कराया जाएगा। जैसे ही मैंने कहा कि कट ऑफ डेट अनाउंस हो जाएगी, मतलब कट ऑफ अनाउंस हो जाएगा कि कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है, देन उसके बाद एग्जाम डेट जैसे ही अनाउंस होगी, अब जो भी एग्जाम डेट हो उससे पहले इतने दिन पहले आपको कंटेंट दे दिया जाएगा कि आप उसको आराम से पढ़ सकें, ठीक है। टेस्ट सीरीज जल्दी कंडक्ट करवा दी जाएगी आपकी। कंटेंट जो है जल्द से जल्द आपको देने का प्रयास किया जाएगा, और इतने दिन पहले देने का प्रयास किया जाएगा कि स्टूडेंट उसको अच्छी तरीके से तैयार कर सके। और जरा भी यहाँ पर अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी सदस्य को। जो आपके साथ सिनेरियो है वो सभी के साथ है। कोई प्रेडिक्ट करके यहाँ पर नहीं बैठा था कि इसमें सामान्य ज्ञान की जगह विषयगत ज्ञान पूछा जाएगा, तो जरा भी लो फील करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आ गए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम जो आपको इस तरीके से कंटेंट देगा कि आप बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में भी काफ़ी कुछ इस विषयगत ज्ञान का तैयार कर लेंगे और अच्छे से अच्छे अंक भी स्कोर कर सकेंगे। मतलब कुल मिलाकर बात है कि अगर आप पेड ग्रुप में आए हैं और अगर आपने हमारे सारे गाइडलाइंस फॉलो किए, जो भी कंटेंट दिया गया उसको समय से पढ़ करके तैयार किया, अपने डाउट पूछे डिस्कशन ग्रुप में, डाउट क्लियर किए, सारे जो भी प्रैक्टिस के आपको सोर्स दिए जाएंगे, जो टेस्ट सीरीज हो PDF फॉर्म में, फिर चाहे आपके पेड क्विज कराई जा रही हो, अगर आपने सारे चीज़ें फॉलो की तो आराम से आप अच्छे खासे नंबर स्कोर करने में सक्षम हो सकेंगे। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर बताने के लिए है नहीं, पूरा सिलेबस डिस्कशन मैंने कर दिया है। कोई डाउट हो अभी भी आपको इस सिलेबस से तो आप जो है डिस्कशन ग्रुप में एडमिन से डिस्कस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 आज आपको मिल जाएगा पहला, और फिर जो है परसों मिल जाएगा ये वाला पॉइंट, फिर उसके 2 दिन बाद ये वाला पॉइंट। इस बीच अगर एग्जाम डेट आती है तो आपको ग्रुप में इनिशिएट कर दिया जाएगा, इंटीमेट कर दिया जाएगा
कि किस तरीके से आगे कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम आपके साथ है और हर हाल में स्टूडेंट के जो बेस्ट हो सकता है उसके लिए हम बिल्कुल प्रयास करेंगे।